पार्ट नंबर 15 का नाम है इलेक्शंस, यानी निर्वाचन। इलेक्शंस की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 324 से लेके 329 तक देखने को मिलते हैं हमें आर्टिकल्स इसमें, ठीक है। तो एक बार हम लोग ऐसा करते हैं, आर्टिकल्स को रिव्यू कर लेते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। से इसमें से अगर आर्टिकल डालेंगे तो फिर टाइम लगेगा उसमें, है ना। चलो ठीक है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन से सीधा रिव्यू कर लेते हैं एक बार आर्टिकल्स को। पहले आर्टिकल्स के बारे में समझ लेते हैं, फिर बहुत सारी चीजें हमें इसमें डिस्कस करनी रहेंगी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। सभी को मेरी आवाज क्लियर होनी चाहिए, क्लियर नहीं है तो बता देना मुझे। आवाज एकदम क्लियर है या नहीं है, बताओ। क्लियर है सर। ओके, चलो क्लियर है तो बात करते हैं आगे। हम लोग 324 आर्टिकल पे पहुंचते हैं सीधा। ठीक है, ये आ गया हमारा 324 आर्टिकल। इसमें दिया है इलेक्शंस के बारे में। सबसे पहले 324 अगर आर्टिकल की बात करोगे तो 324 आर्टिकल जो है हमारा, ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। पूरी कहानी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या काम करेगा, कितने मेंबर्स की बॉडी होगी, क्या होगा, सब कुछ इसी में आपका गिवन है, ठीक है। किसके इलेक्शंस कराएगा, कितने लोगों से मिलके बनेगा, कंपोजिशन क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, इसका सब कुछ इसी में गिवन है आर्ट के आर्टिकल 324 में। 324 में आपके 6 क्लॉजेस हैं। तो ये सारी बातें अभी हम करेंगे एक एक करके, सभी कुछ कहानी को पढ़ेंगे हम लोग, समझेंगे, ठीक है। इसमें तो आपका जो है थोड़ा सा आपको और वैसा हेडेक लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो जो मेजर चीजें हैं आर्टिकल से रिलेटेड वो हम आर्टिकल्स में करेंगे सिर्फ, ठीक है। अब 325 क्या कहता है, 324 आपने समझ लिया, उसको हम पढ़ेंगे अभी पूरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को समझेंगे। लेकिन 325 क्या कहता है, देयर शैल बी वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर इलेक्शंस टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो अब यहां पे आपको याद रखना, जो निर्वाचक नामावली होती है जिसमें वोटर्स का नाम होता है, जिसको इलेक्टोरल रोल बोलते हैं। अब इलेक्टोरल रोल में पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि पार्लियामेंट के इलेक्शंस यानी राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्शंस के लिए, और साथ में विधान परिषद और विधानसभा के इलेक्शंस के लिए। वैसे तो ये निर्वाचक नामावली आपकी तैयार की जाती है किसके लिए, तो जो बात कर रहे हैं हम, ये इसकी तैयार की जाती है लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस के लिए। तो ये एक होती है, ठीक है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की एक ही निर्वाचक नामावली होगी। एंड नो पर्सन शैल बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन ऑफ एनी सच रोल और क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन एनी स्पेशल इलेक्टोरल रोल फॉर एनी सच कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनी ऑफ देम। यानी यहाँ पे 4 आधार बताए गए हैं, 4 बेसिस बताए गए हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ये 4 बेसिस बताए गए हैं। अच्छा, फिर प्लेस ऑफ बर्थ पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है वोटिंग के लिए, तो हाँ किया जा सकता है, यानी अगर आप कहीं और के सिटीजन हो तो किया जा सकता है, ठीक है। इन 4 बेसिस पे 2 चीजें बोली गई हैं, ना ही किसी को इलेक्शन का राइट दिया जाएगा और ना ही किसी को इलेक्शन के राइट से डिवॉइड किया जाएगा। ये दोनों चीजें समझना बड़ी मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू बी क्लेम्ड, कोई क्लेम भी नहीं कर सकता इंक्लूजन का, और ना ही इनएलिजिबल होगा इंक्लूजन के लिए। दोनों बातें कही गई, यानी राइट भी नहीं है आपके पास कि इन बेसिस पे आपको वोट देने का अधिकार होगा, और इन बेसिस पे आपको जो है निकाला भी नहीं जा सकता इस लिस्ट के बाहर, ठीक है। तो याद रखना ये 4 आधार जो है आपके आर्टिकल 325 में दिए गए हैं। तो इतनी बात फोकस करके समझनी है आपको, ठीक है।
और यहीं पे आप एक बात और ध्यान रखिएगा, क्या याद रखना है आपको, आर्टिकल 326 क्या बोलता है? 326 बोलता है द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा ऑफ एवरी स्टेट सेल ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। तो पहले 325 क्या बोलता है? 325 दो चीजें बोल रहा है, एक तो लोकसभा और विधानसभा के लिए कॉमन इलेक्टोरल रोल यानी निर्वाचक नामावली कॉमन होगी, और किसी भी व्यक्ति का रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के आधार पे किसी को भी डिवाइड नहीं किया जाएगा इलेक्शन से, ठीक है। 326 क्या बोलता है कि किस आधार पे वोटिंग जो है आपकी वो जो है आपको एलिजिबिलिटी दी जाएगी, है ना। तो इसमें बोल रहा है विधानसभा और लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा में भारत का हर वो सिटीजन जिसकी उम्र 18 इयर्स है, वो आपका जो है वोट डालने का अधिकारी है, यानी अडल्ट सफरेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है। May be fixed in that behalf or by another appropriate legislature and not otherwise disqualified under this constitution or any law made by the appropriate legislature on the ground of non-residence unsound mind। अच्छा, अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको जो है राइट दिया जाएगा किसके आधार पे, यानी अडल्ट सफरेज होना चाहिए। अब अडल्ट सफरेज की एज क्या रखी है हमने? 18 इयर्स। पहले ये क्या थी? 21 इयर्स। पता होगी 21 इयर्स को 18 इयर्स में कन्वर्ट कब किया है हमने? तो ये है आपका 61st अमेंडमेंट 1988, लेकिन ये 1989 में आपका इम्प्लीमेंट हुआ है, याद रखिएगा। यानी ये 18 वर्ष की उम्र पे पहली बार चुनाव कब हुए थे? तो नवंबर 1989 में हुए थे। नवंबर 1989 में ये चीज जो है इम्प्लीमेंट की गई है, ठीक है। 88 में 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 हुआ है, ठीक। सब्स्टिट्यूशन ये हुआ है, 2 लगाया यहाँ पे भी 2 लगाया, तो सब्स्टिट्यूशन इससे हुआ है, ये समझ ही गए होगे आप, देखना इसको। अच्छा, 18 साल की आयु के हर बच्चे को अडल्ट सफरेज यही माना गया। इसके आधार पे हर भारत के व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसको राइट टू वोट मिल जाएगा, यानी वोटिंग का राइट मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे राइट टू वोट की बात नहीं की गई है, यहाँ पे की गई है पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया एज, ठीक है, अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे राइट टू वोट नहीं, रजिस्टर्ड एज अ वोटर बात की गई है। तो अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, क्या राइट टू वोट की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में? अब बहुत से लोग इस पे लड़ जाते हैं कि राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। देखो, राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है ना। राइट टू वोट ना ही हमारा फंडामेंटल राइट है और ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये एक लीगल राइट है हमारा। राइट टू वोट एक लीगल राइट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी नहीं है। लेकिन अब उसे हम बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी को, क्या बोलते हैं? राइट टू प्रॉपर्टी को हम लीगल राइट बोलते हैं, लेकिन दिया कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो वो लीगल राइट भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप याद रखना, राइट टू वोट एक आपका फंडामेंटल राइट तो है ही नहीं, साथ में एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी नहीं है। तो क्या है फिर ये कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन भी नहीं है कहीं पे, और ये आपका एक जो है आपका लीगल राइट है, ठीक है। अब इस राइट से किसी को भी, वोट के राइट से किसी को भी जो है आपका डिवॉइड नहीं किया जाएगा अगर वो 18 साल की उम्र पूरी कर लेता है तो। लेकिन यहां पे अगर वो भारत का नागरिक नहीं है, नॉन रेजिडेंट, अनसाउंड माइंड है, दिमाग से पागल है, उसने कोई ऐसा क्राइम या करप्शन कर रखा है या कोई इलीगल प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है, तो कोई इलीगल प्रैक्टिस की है उसने, तो इस आधार पे किसी भी व्यक्ति को, इन 4 आधार पे किसी भी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, जो है आपका 3 आधार मानो या 4 आधार, ठीक है, क्राइम, करप्शन, ये दोनों ही इलीगल प्रैक्टिस है। तो इन 3 आधार या 4 आधार पे जो भी है, इन 4 आधार पे आपका किसी को भी इलेक्शन वोटिंग से क्या किया जा सकता है? डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यानी हर कंडीशन में वोटिंग राइट आपको मिल नहीं रहा है। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे अगर बनता है कि इज वोटिंग राइट एब्सोल्यूट इन नेचर, तो आंसर हो जाएगा ये भी क्वालिफाइड इन नेचर है। अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो तभी आपको वोटिंग राइट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो आई थिंक ये दोनों आर्टिकल 325 और 326 समझ में आए होंगे। इसमें कोई दिक्कत किसी को बताऊं?
325 एंड 326 में कोई भी इशू है कहीं पे, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, जल्दी बताओ। वैसे एक काम कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आपके मुख्य उस पर भी डाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट 326 का हो गया। हाँ बताओ भाई, कोई इशू है इसमें? नो सर। ठीक है भाई, 325 326 हो गए। अब 327 और फिर 328 और फिर 329। 328 तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। 327 328 एक ही में ले सकते हैं ना इसको। ये 3 पेजेस हम बना के डाल देते हैं बस, क्योंकि आपके नोट्स में भी आ जाएंगे पेजेस। चलो ओके, थोड़ा सा इसमें फिर से हम एक बार आपको बता देते हैं कहानी को। 325 में बात करेंगे तो 325 में आपकी क्या क्या चीजें हैं। इसमें बोला गया है 1 जनरल इलेक्टोरल रोल होगा। किसके लिए? लोकसभा के लिए, या हम लिख देंगे पार्लियामेंट के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। अलग अलग नहीं होगा इलेक्टोरल रोल। दूसरी बात इनमें बोली गई है कि रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, इसके आधार पे, इसके बेसिस पे नहीं पावर ग्रांट की जाएगी, नहीं पावर डिवॉइड की जाएगी इसकी वोटिंग राइट की। ठीक है, ये है आपका, ये है आर्टिकल 325। ठीक है, और 326 में क्या बोला गया है? 326 में बोला गया है
लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस को एडल्ट सफरेज के आधार पे कराया जाएगा, जिसकी मूल संविधान में यानी प्राइमरली कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 21 ईयर्स ऑफ एज दी गई थी। आज के टाइम पे उस एज को हमने कितना कर दिया, 18 साल। और ये कौन से अमेंडमेंट से किया, 61st CAA 1988 किया तो इससे है, लेकिन अप्लाई किससे हुआ है भारत में? तो अप्लाई हुआ है नवंबर 1989 में। अच्छा, नवंबर 1989 की अगर हम बात करेंगे तो 9th लोकसभा थी शायद, 9th लोकसभा के इलेक्शंस में अप्लाई हुआ है। नवी लोकसभा के इलेक्शंस में जो आपने ठीक है, इतनी बात यहां तक क्लियर होगी आपको। दूसरी चीज क्या कि सभी को इसी आधार पे वोटिंग राइट मिलेगा, या वो रजिस्टर्ड एज वोटर। रजिस्टर्ड एज वोटर, ठीक है, रजिस्टर होगा। अच्छा, क्या डिवॉइड किया जा सकता है वोटिंग राइट से किसी को? तो बिल्कुल किया जा सकता है, और ये किया जाएगा किस आधार पे? एक तो नॉन रेजिडेंस के बेसिस पे कर सकते हो, अनसाउंडनेस या अनसाउंड माइंड, या फिर क्राइम और करप्ट नेचर के आधार पे। इन आधार पे किसी को भी वोटिंग राइट, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए 2 आर्टिकल। इसके अलावा सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में बाई टाइम टू टाइम, तो क्या मतलब हुआ इसका? आर्टिकल 327 बोलता है कि अंडर आर्टिकल 327 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट हैव राइट टू मेक लॉज। पार्लियामेंट का राइट कहां कहां दिया हुआ है? मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग और इन कनेक्शन विद इलेक्शंस टू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा राज्यसभा, और टू द हाउस ऑफ अदर of the legislature of a state, including the preparation of electoral rolls, the delimitation of constituencies, and all other matters necessary for securing due constitution of such house or houses। तो इसमें कुछ आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मैं ऐड कर देता हूं, ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा पॉइंट, लेकिन आप याद रखेंगे। यानी पार्लियामेंट से रिलेटेड इलेक्शंस होंगे, उसका स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड इलेक्शंस होंगे, उसका साथ में इलेक्टोरल रोल्स, इलेक्टोरल रोल समझते ही हो गया, और डिलिमिटेशन, इन चीजों से रिलेटेड लॉ कौन फ्रेम करेगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बनाएगी लॉ। तो क्या स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकता है?
तो इसमें आर्टिकल 327 में जो आधार नहीं दिए हुए हैं, जो बेसिस नहीं दिए हुए हैं, उन पे स्टेट बना सकती है, यही आर्टिकल 328 है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सो फार एज द प्रोविजन इन दैट बिहाफ is not made by the parliament, the legislature of a state may from time to time by law make provision with respect to all matters relating to or in connection with the elections to the house of the either house of legislature of including the preparation of electoral and all other matters necessary for securing the due constitution such house or houses। तो कहने का मतलब है स्टेट लेजिस्लेचर क्या लॉ फ्रेम कर सकती है, तो कर तो सकती है। पार्लियामेंट को जो पावर्स दी गई हैं अंडर आर्टिकल 327, उसके बाहर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ फ्रेम कर सकती है। तो ये बात आपने याद रखनी है यहाँ पे। तो ये हमारे हो गए प्रोविजन रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी इलेक्शंस। अब आ जाते हैं हम अपनी बेसिक चीजों पे। तो सबसे पहले बेसिक चीजों में आपने समझना है, ये थे हमारे सारे आर्टिकल्स। अब बेसिक चीजों में सबसे पहले समझना है कि डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। डेमोक्रेसी की रूट ही क्या है, इलेक्शंस। तो अगर डेमोक्रेसी की रूट इलेक्शंस है तो इलेक्शंस भारत में कराना जरूरी है, ठीक है। तो बिल्कुल बात सही है, इलेक्शंस होने चाहिए। इलेक्शंस होने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नंबर 15 ऐड किया, और पार्ट नंबर 15 के अंदर हमने क्या ऐड किया, पार्ट नंबर 15 के अंदर हमने ऐड किया इलेक्शंस को 324 से 329 आर्टिकल तक, ठीक है। तो अब इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस कौन बना सकता है, तो क्या इलेक्शन इन आर्टिकल्स के बाहर भी प्रोविजन है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल प्रोविजन है। कौन सा है, बहुत सारे प्रोविजन है जो किसने बनाए हुए हैं, पार्लियामेंट ने। कौन कौन से हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1952, सॉरी 51। चौथा है 52 में आया प्रेसिडेंट्स एंड वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्शन, है ना। एक और आया है आपका डिलिमिटेशन एक्ट 1952, और बाद में डिलिमिटेशन एक्ट आपके आते चले गए। ये आपके कुछ मेजर एक्ट्स थे, 3, ठीक है। ये जो है पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम बनाए हैं, और इन एक्ट्स को बनाने के लिए पार्लियामेंट को पावर कौन किसने दी है, तो आर्टिकल 327 ने, अभी हमने डिस्कस ये कर रखा है, ठीक है। तो ये एक्ट के बारे में कुछ कुछ हम समझेंगे, कुछ कुछ जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आ जाइए हम समझते हैं आर्टिकल 324 को। 324 में दिया है एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन
ऑफ इंडिया को। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं जरा। तो भारत में क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ? बिल्कुल हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट आपका होता है 25 जनवरी 1950 को, और इसी उपलक्ष्य में हर 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? वोटर्स डे, मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इसके हेड क्वार्टर आपको देखने को मिलते हैं न्यू दिल्ली में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इसने अपने फर्स्ट इलेक्शंस कब कराए थे? तो याद रखना है हमको, फर्स्ट इलेक्शंस इसके फिनिश हुए थे 1952 में। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस लिख देते हैं इनको, आम चुनाव। और पहली बार जनरल इलेक्शंस ही हुए थे। ठीक है, और ये एडल्ट सफरेज के आधार पे बेसिस पे हुए थे। तो इतनी बात क्लियर ही होगी। अच्छा, पावर्स वगैरह की इसकी बात बाद में करते हैं, पहले बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स की एंड चेयरमैन की। इसको हम नॉर्मली लिखते हैं, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है राइट नाउ। मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें 1+2 का फॉर्मूला है। ठीक है, एक है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC और दो है अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, अब इसकी जरा बैकग्राउंड की चर्चा कर लेते हैं। मल्टी मेंबर्ड में बैकग्राउंड क्या हुआ है, क्या बैकग्राउंड में कहानी बनी है। तो इसमें एक बात आपको समझनी है, बैकग्राउंड में क्या समझनी है कि पहले ये 1 मेंबर्ड बॉडी थी। अच्छा, 1 मेंबर्ड बॉडी थी तो मल्टी मेंबर्ड बॉडी हो गई। अच्छा, इसमें डिसाइड कौन करता है? हु डिसाइड्स द नंबर ऑफ मेंबर इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो जरा बताओ आप लोग, तब तक हम आगे बताते हैं। 1 मेंबर्ड बॉडी थी ये। इस 1 मेंबर्ड बॉडी को 1989 में 3 मेंबर्ड बॉडी कर दिया गया। 3 मेंबर्ड बॉडी कर दिया गया। ऐसे नहीं बताना है भाई, बोल के बताना है, पीछे नहीं जाएंगे देखने। 3 मेंबर्ड बॉडी, 1 मेंबर्ड बॉडी को 3 मेंबर्ड बॉडी कर दिया गया। लेकिन आफ्टर ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म इसको दोबारा से, अच्छा ये कब किया गया? तो ये किया गया 1989 में। 1989 तक ये 1 मेंबर्ड बॉडी रही है। 1950 से लेके 1989 में ये 1 मेंबर्ड बॉडी रही है। क्रिटिसिज्म हुआ तो फिर से इसको 1 मेंबर्ड बॉडी कर दिया गया। वन मेंबर्ड बॉडी कर दिया गया। और ये कब किया गया? ये आपका 1990 में ही कर दिया गया। लेकिन फिर से इसे 3 मेंबर्ड बॉडी कर दिया गया। और ये कब किया गया? ये किया गया आपका 1 अक्टूबर 1993। और आज के टाइम पे ये हस्ती खेलती 3 मेंबर्ड बॉडी है, ध्यान रखना भाई। तो मल्टी मेंबर बॉडी है आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ ही गई होगी। अब मल्टी मेंबर्ड अगर बॉडी है तो सभी के, अच्छा ये बता देते हैं कौन करता है ना। तो
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मेंबर कितने होंगे ये डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। नंबर ऑफ मेंबर्स डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट ओनली, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं मल्टी मेंबर्ड बॉडी में 3 मेंबर्स हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। इनकी पावर्स, सैलरी, टेन्योर, ये सब कौन डिसाइड करता है? अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी टेन्योर हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको बताएंगे अभी टेन्योर को। टेन्योर के बारे में भी कुछ रोचक तथ्य हैं जो आपको जानने चाहिए। उससे पहले हमें ध्यान रखना है क्या, एक एक्ट जिसका नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट ऑफ 1993। इस एक्ट में क्या बोला गया, इस एक्ट में जब 1993 में ये मल्टी मेंबर्ड बॉडी की गई तो एक एक्ट बनाया गया और इसमें बोला गया कि ऑल 3 मेंबर्स हैव इक्वल पावर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, ये पूछा जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पावर ज्यादा होती है या अदर इलेक्शन कमिश्नर की पावर ज्यादा होती है, ये इस तरह से स्टेटमेंट बनाता है। तो याद रखिएगा ये आपका एक केस भी है। अच्छा, जब 1993 में मल्टी मेंबर्ड बॉडी की थी तो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे टीएन सेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है ये। इस व्यक्ति ने अपने अधिकार, साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मूल चूल परिवर्तन हुए हैं इसके टाइम पे, टीएन सेशन के टाइम पे, याद रखना, ठीक है। टीएन सेशन जब भी आएगा तो आप इलेक्शंस की बात जरूर ध्यान में लाएंगे। टीएन सेशन ने सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को चैलेंज किया कि इक्वल मेंबर, इस एक्ट को चैलेंज किया कि सभी की इक्वल पावर कैसे हो सकती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पावर ज्यादा होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऑल हैव इक्वल पावर्स, ठीक है। और साथ में कहा कि अगर कोई डिसीजन लेना है तो आपका डिसीजन जो लिया जाएगा वो मेजोरिटी के रूल से लिया जाएगा, मतलब 2 जिधर हो जाएंगे वही डिसीजन हो जाएगा, मेजोरिटी रूल अप्लाई होगा डिसीजन में, ठीक है, ये बोला गया। अब यहां पे टेन्योर की बात कर लेते हैं। तो टेन्योर की अगर हम बात करेंगे, टर्म की बात करेंगे, तो एट द टाइम ऑफ इंप्लीमेंटिंग और कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950 देयर इज नो फिक्स्ड टेन्योर, कोई भी फिक्स्ड टेन्योर था ही नहीं, है ना। किसका? आपके इनका इलेक्शन कमिश्नर्स का कोई भी टेन्योर नहीं था, ठीक है। 1972 में पहली बार जो है ये पॉइंट उठाया जाता है कि इनके टेन्योर को फिक्स करना है। तो इनका टेन्योर फिक्स कर दिया गया 6 इयर्स एंड 65 इयर्स। जो पहले हो जाएगा वही जो है आपका मान लिया जाएगा 1972 में, ठीक है। ये तो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए। जब 1993 में और या उससे पहले जब ये मल्टी मेंबर्ड बॉडी बनी तो इसका टेन्योर 6 इयर्स, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का टेन्योर कर दिया गया 6 इयर्स एंड 62 इयर्स, ये टेन्योर कर दिया गया। ये है अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का। अब यहां पे पॉइंट इंपॉर्टेंट आपसे ये पूछा जाता है, नोट करके, टेन्योर या टर्म में मैं लिख देता हूं इसको, इन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल माने होता है स्टार्टिंग वाला, है ना। इन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज
इलेक्शन कमिश्नर का कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं था, ये पॉइंट नोट वाला आपको याद रखना है। समझ तो आ ही रहा होगा आई थिंक। इतनी बात क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी बताओ, लोग तो एकदम सो गए लग रहे हैं। सर कोई परेशानी नहीं, ओके डन। कोई परेशानी नहीं? चलो भाई, कोई परेशानी नहीं है तो क्या, कौन बोल रहा है? राखी बोल रही है, राखी प्रेसिडेंट पार्लियामेंट। अच्छा, ठीक कर दिया उसने, गुड। प्रेसिडेंट है ना? चलो ओके। तो इतनी बात हमने कर ली इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में। चलिए अब बात करते हैं, ये तो टेन्योर की बात हो गई। अब बात करते हैं, अभी हमें इलेक्शन कमिश्नर्स की ही बात करनी है। इसमें मैं इस तरह लिख देता हूं, सीईसी और ओईसी लिख दूंगा, आप शायद समझ में आ जाना चाहिए आपको। सीईसी एंड ओईसी, और इनके बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, लाइक हैव इक्वल पावर्स, हैव इक्वल पावर्स, दोनों के पास बराबर पावर है, ठीक है। और रिजाइन्स टू प्रेसिडेंट, क्या ये प्रेसिडेंट को किसको रिजाइन देंगे? रिजाइन देंगे तो प्रेसिडेंट को देंगे। अच्छा, इसमें एक पॉइंट अलग अलग भी कुछ याद रखनी है आपको, रिमूवल की बात कर लेते हैं। तो सीईसी का जो रिमूवल होता है ना, वो होता है सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा ही रिमूवल होता है चीफ इलेक्शन कमीशन का। ओईसी की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाता है रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसका रिमूवल कुछ ऐसे होता है। इनके अलावा आपके कुछ अपॉइंट किए जाते हैं। कौन कौन? तो कुछ अपॉइंट किए जाते हैं आपके रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स की अगर हम बात करेंगे, इनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करता है। ये भी रिजाइन अपना किसको देते हैं? प्रेसिडेंट देते हैं। इनको वही सैलरी मिलती है। अच्छा, सैलरी सभी की एक जैसी है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आप सर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर का फंक्शन बताओगे दोबारा? हाँ, फंक्शन अभी बताऊंगा, सबका फंक्शन बताऊंगा। अभी आपको रिटर्निंग ऑफिसर तक ले लूंगा। जज ऑफ, हाँ ठीक ठीक। ये सभी चाहे रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हो, अभी और नीचे ले चलूंगा मैं। इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी बॉडी नहीं है, रीजनल के नीचे अभी आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल तक ले जाऊंगा, वो प्रोसेस देखेंगे। ठीक है ठीक है।
हाँ सैलरी, तो सैलरी की अगर बात करेंगे तो सैलरी सभी को सेम मिलती है, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे अदर इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, और सैलरी मिलती है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर सैलरी मिलती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इन सभी की सर्विस कंडीशंस याद रखिएगा, एक चीज दी गई है, क्या दिया गया है, नोट करके रखे मैंने यहाँ पर, सर्विस कंडीशंस एंड सैलरी ऑफ CEC OEC and regional election commission REC से याद रखिए, और decided by president etc. ये तीनों किसी के सामने है। सैलरी प्रेसिडेंट सेट करता है। सैलरी प्रेसिडेंट सेट करता है। वो तीनों के सामने लेते हैं, CEC चाहे OCC चाहे REC वो लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने। कहाँ दी गई है जो जज और सुप्रीम कोर्ट के लिए वही उनकी जो दी गई है शेड्यूल नंबर 3 में। अच्छा, इसलिए भी सेलेक्ट करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन यहाँ की बात याद रखना, ये तो दिलो खेल क्या करता है, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपको, प्रेसिडेंट कैन नॉट ऐसे लिख देते हैं इसके बाद सर्विस कंडीशंस and salary cannot disadvantage cannot disadvantage to the office यानी प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, लेकिन सैलरी डिसाइड करती है कम ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब कम नहीं हो सकती, ठीक है। और जो जजेस को सैलरी मिलती है उसको मिलेगी, जजेस की सैलरी डिसाइड करता है पार्लियामेंट डिसाइड कर देगी, हमसे नहीं ये प्रॉब्लम है, जो जजेस को मिलेगी वही उसको मिलेगी। लेकिन प्रेसिडेंट ये बात कभी बदलता है एक ऑर्डर को निकाल के, जैसे अभी ऑर्डर को निकाल के मैंने क्या कहा, जिस जो भी थी वो सारी कुछ को हम संविधान कैसे बनाएंगे, ऐसे ही मतलब कर सकता है। समझ बात को? ओके अब क्या बचा? एक चीज बताओ, इमरजेंसी में जैसे हमने देखा था ना कि जजेस की सैलरी कम हो सकती है, क्या मेंबर्स की सैलरी कम हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, ये तो जजेस से ठीक है भाई। देखो तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है, इधर में लिख दो, प्रेसिडेंस ऑर्डर समझते हो क्या? इनके बैठने का ऑर्डर है ना, मतलब पंक्ति कहाँ से शुरू होती है, प्रेसिडेंट से शुरू होती है, प्रेसिडेंट फर्स्ट ऑर्डर होता है, तो प्रेसिडेंट ऑर्डर होता है 9 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, चीफ जस्टिस का नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस का, और इनका प्रेसिडेंट ऑर्डर होता है 9 की
तो ये लगभग आपके इक्वल रखे गए हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई के बराबर नहीं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये भी एक चीज है। तो चीजें मैच करा देना जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन हो। तो मेरे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी अभी तक? ठीक है, तो पॉइंट हम आपको बता देते हैं। पूछना है किसी को? यहाँ तक क्लियर है या कुछ पीछे वाला रिवाइज कराऊं, क्या कराऊं, कुछ कराना है आगे चलना है? उसको जल्दी बताओ। ये लास्ट पॉइंट एक बार रिवाइज करा देंगे। कौन वाला? अरेंजमेंट बताइए। रेजिडेंस ऑर्डर। हाँ सर। रेजिडेंस ऑर्डर का मतलब होता है वरीयता क्रम, हिंदी में बोलते हैं वरीयता क्रम, यानी वरीयता सबसे अधिक किसकी है भारत में? राष्ट्रपति की। वो वरीयता क्रम में जो ये आपके इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं इनका वरीयता क्रम 9A आता है, ठीक है, और इनके पहले वरीयता क्रम आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। ये बताया मैंने, प्रेसिडेंट ऑर्डर, है ना। जब मान लो परेड हो रही है कर्तव्य पथ, तो उसका आर्टिकल का नया नहीं रहेगा और सुप्रीम कोर्ट की जजेस का नया रहेगा। नोट में आपको याद रखना है अभी तक नोट में आपको याद रखना है रमा देवी को। Rama Devi is the only election कमिश्नर, और ये रही है आपकी ये एक्चुअली में जो हम बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक, तो क्या बोल देते हैं हम लोग, केयर टेकर या क्या बोलते हैं, और केयर टेकर ही बोल देते हैं लोगों को, तो इंग्लिश आती है। क्या बताओ, कार्यवाहक कुछ टाइम के लिए, एक्टिंग, ओके, एक्टिंग रही है, यस सर, एक्टिंग का मतलब है कुछ टाइम के लिए रही है रामा देवी, ठीक है। और इसके अलावा नोट में आपको एक दो पॉइंट और जानने हैं। क्या जानना है? सुकुमार सेन इज द फर्स्ट, बताइए होगा आपको, सुकुमार सेन इज द फर्स्ट CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि 1950 से लेके 1958 तक रहे हैं, है ना। TN सेशन को भी जान लो आप, TN सेशन के बारे में ध्यान रखना भाई। एक इनकी डॉक्यूमेंट्री भी डली है BBC पे, मतलब 15-20 मिनट की, TN सेशन की, वो देख लेना, विवेचना करके आती है। 1990 से लेके 1996 तक देखने को मिलेंगे आपको TN सेशन, ठीक है। राजीव कुमार, अभी आपके कौन है राजीव कुमार, पता ही होगा आपको। और TN सेशन के बारे में एक रोचक तथ्य याद रखना कि TN सेशन इज द ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में फाइट किए थे। नॉमिनेशन या कंटेस्ट इन इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, है ना।
ठीक है, तो इतनी बात हमें यहाँ पे याद रखनी है। ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहला फंक्शन एंड पावर है आपका कि ये आपकी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये पावर है इसके पास कि इंडिपेंडेंट है। दूसरा आपने याद रखना है कि ये जो इलेक्शंस कराती है वो कैसे होते हैं, वो एकदम निष्पक्ष चुनाव कराती है ना। Sir, free and fair elections. Safe and secure, yeah, fair and secure elections. Fair and secure elections. ठीक है, अच्छा क्या क्या कराती है, किस किस का इलेक्शन कराती है, यहीं पे समझ लेते हैं। तो पता ही है आपको, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस। दोनों हाउसेस, इन सभी का इलेक्शंस कराती है। इलेक्शंस के बारे में ये क्या क्या करती है, इलेक्शंस को कंट्रोल करती है, उसका सुपरिंटेंडेंस करती है और डायरेक्शन देती है। ठीक है, इलेक्शंस के बारे में इतनी बात हमें याद रखनी है, किस किस का इलेक्शन कराती है और क्या क्या जो है इसमें देखने को मिलता है। ठीक, तीसरी जो इसकी पावर है, तीसरी जो इसकी पावर है वो है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन कराएंगे। डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है, तो देखो भारत में अगर आप देखोगे तो इलेक्शंस जो है होने चाहिए, वन हेड वन वोट होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कराया जाएगा कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे पूरे भारत की सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जैसे कि मान लो पूरे भारत में जनसंख्या है आपकी 1000। अब 1000 में हमने लोकसभा की सीट्स बना रखी है मान लो 10, तो 1000 सीट्स पे, जैसे कि मैं ये एग्जांपल लिख देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 1000 पॉपुलेशन है और 1000 में मान लो लोकसभा की सीट्स है 100 लोकसभा की सीट्स हैं, तो 1000 लोगों में लोकसभा की 10 सीट्स है, 10 सीट्स हैं, तो ये 10 सीट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए पूरी पॉपुलेशन में इंडिया की। ठीक है, अब पॉपुलेशन में अगर देखोगे, मान लो 4 स्टेट्स बना दिए हमने इंडिया में, सिर्फ 4 ही स्टेट हैं, 4 ही स्टेट हैं, एक का नाम ए बी सी और डी, 4 स्टेट है मान लेते हैं। ए स्टेट में जो लोग आ रहे हैं वो हैं आपके मान लेते हैं 500, बी स्टेट में 100 लोग हैं, सी में 200 लोग हैं, और ये कितना हो गया 8, और डी में 200 लोग हैं। तो अब अगर डेमोक्रेसी आपको सही से एस्टेब्लिश करनी है तो आप क्या करो, तो आप ऐसा करो कि हर 100 सीट पे, 100 पॉपुलेशन पे 1 सीट प्रोवाइड कर दो। तो ए स्टेट को सीट कितनी मिलेंगी 5, बी को मिलेंगी कितनी 1, सी को मिलेंगी 2,
और डी को मिलेंगी 1। इस सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को ही बोलते हैं डिलिमिटेशन। अब देखो ये तो डिलिमिट कर दी नंबर ऑफ सीट्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अब ये आप अगर लोकसभा की सीट्स का नंबर ऑफ सीट्स देखोगे, अगर डिलिमिटेशन को बड़ा सावधानी से समझ लेना, दो ही चीजें हैं। एक चीज हमने आपको समझा दी है, ठीक है, दूसरी चीज समझाने जा रहे हैं। तो पहली चीज, पूरे इंडिया में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स हो जाए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, उस हिसाब से हमने हर स्टेट को सीट्स को डिवाइड कर दिया। और किसने किया ये किया काम डिलिमिटेशन ने। डिलिमिटेशन क्या होता है, कौन बनाता है, कैसे होता है, वो सब सीखेंगे, लेकिन इसके काम पहले सीख लेते हैं। दो ही काम है इसके पास। पहला तो ये हो गया और ये अपने दोनों काम करके खत्म हो जाता है। ये हमेशा बॉडी नहीं बनती, परमानेंट बॉडी नहीं है, ठीक है। एक ये जो है आपकी एक जो है टेम्परेरी बॉडी है ना। तो हाँ, बात कर लेते हैं। तो पहला तो उसने इक्वल पॉपुलेशन के बेसिस पे नंबर ऑफ सीट्स को डिवाइड कर दिया। और दूसरा उसको क्या करेगा, जैसे मान लो उसने ए स्टेट को 500 सीट्स पे 500 पॉपुलेशन पे 5 सीट्स दे दी। अब ए स्टेट में उसने 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनानी है। अब 5 कॉन्स्टिट्यूंसी बनेंगे, ये मतलब इससे सिंपल एग्जांपल नहीं हो सकता डिलिमिटेशन को समझने के लिए। अब 5 कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी है, ये दूसरा काम करने जा रही है डिलिमिटेशन। 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनानी है। अब 5 कॉन्स्टिट्यूंसी को इस तरह ब्रेक करेगा, मान लो ये है, इस तरह 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाएगा डिलिमिटेशन कमीशन। उसमें एरिया चाहे ज्यादा हो जाए वो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पॉपुलेशन का नंबर इक्वल होना चाहिए हर जगह। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पॉपुलेशन का नंबर इक्वल होना चाहिए। यानी मेजर काम हमारा क्या है डेमोक्रेसी में, पॉपुलेशन को इक्वली चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए। तो डिलिमिटेशन का काम यही है कि पहले तो पूरे इंडिया में इक्वल बेसिस पे जो है डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन देनी है, इक्वल सीट्स देके अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ठीक है। और फिर क्या किया गया है कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन फिर कॉन्स्टिट्यूंसीज को भी डिवाइड करना है। इस तरह दो काम करता है ये डिलिमिटेशन। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। किसी का कोई डाउट है तो फिर एक बार मैं और ट्राई कर दूंगा समझाने का। ओके चलो ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो ये आपका डिलिमिटेशन काम करता है। अब अगली चीज यहां पे सीखेंगे। अच्छा, अगर ऐसा है पॉपुलेशन के बेसिस पे डिलिमिटेशन हो रहा है तो डिलिमिटेशन कमीशन एक चीज सिखा रहा है हमको, पॉपुलेशन बढ़ाओ। सेंसस के आधार पे ही अगर डिलिमिटेशन होगा तो फिर जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा उसकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हाउस में, तो पॉपुलेशन बढ़ाओ। तो ऐसा नहीं है भाई, तो कहा गया कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते। तो इस सेंसस को फ्रीज कर दिया हमने 1971 के सेंसस से, कि जो सेंसस लिया जाएगा, जनगणना ली जाएगी, वो आगे की नहीं ली जाएगी। 1971 की ही जनगणना आपकी काउंट होगी। और ये कब तक काउंट होगी, तो 2026 तक काउंट होगी। 1971 की जनगणना, याद रखेंगे इस बात को। तो आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब आ जाते हैं डिलिमिटेशन में वापस। क्या बला है ये, ओके यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। देखो, पहला डिलिमिटेशन जो किया गया था 1950 में, क्योंकि 1952 में तो इलेक्शंस हो गए थे, तो 1950 का जो डिलिमिटेशन किया गया था वो अकॉर्डिंग टू आरपीए 1950 के अकॉर्डिंग कर दिया गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग कर दिया गया। लेकिन ये ज्यादा संतोषजनक व्यवस्था नहीं रही, ठीक है। तो फिर क्या किया गया, फिर इसके लिए आपका एक एक्ट बनाया गया, डिलिमिटेशन एक्ट। कमीशन एक्ट 1952 बनाया गया। डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952 बनाया गया। और डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952 में प्रोविजन क्या किया गया कि ये 3 मेंबर्ड बॉडी होगी, जिसमें 1 होगा आपका जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट,
और 2 होंगे, 2 लोग होंगे कौन, सॉरी 1 जज नहीं, 2 होंगे आपके जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और एक होगा आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि डिलिमिटेशन कमीशन का चेयरमैन होगा। डिलिमिटेशन कमीशन का चेयरमैन होगा। लेकिन एक बात यहां पे सीखनी है आपको, 3 मेंबर्ड बॉडी का प्रोविजन तो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952 में किया गया है, यानी डिलिमिटेशन कमीशन डिलिमिटेशन करने के बाद भंग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उसके साथ उसका एक्ट भी चला जाएगा। लेकिन इस एक्ट के प्रोविजन आगे भी मतलब चाहो तो बना सकते हो, लेकिन उसको बनाने के लिए आपको जो भी एक्ट बनाना है डिलिमिटेशन का, उसमें ये प्रोविजन रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब कि ये जो प्रोविजन हम अभी आपको बता रहे हैं, ये डिलिमिटेशन एक्ट कमीशन एक्ट 1952 से खत्म हो गया, लेकिन जब भी डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आया तो ये वाला प्रोविजन रखते चले गए। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जरूरी नहीं है चेयरमैन रहे, वो डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। तो अगला आने वाला एक्ट, नया एक्ट आएगा और नए एक्ट से डिलिमिटेशन कमीशन नया फॉर्म होगा, तो उसमें जो भी प्रोविजन किया जाएगा वही चेयरमैन होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे जो व्यवस्था, 2 जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अच्छा यहां पे ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लगाना है, अच्छा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लिख दिया मैंने, ओके, और हाई कोर्ट दोनों के ही 2 जज हो सकते हैं कोई भी, ठीक है। ये 3 मेंबर्ड बॉडी होगी। इसके अलावा प्लस में याद रखना 2 से लेके 7 तक उस कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिलिमिटेशन हो रहा है, जिस जगह का डिलिमिटेशन हो रहा है, उसके 2 से लेके 7 एमपी और या एमएलए डिलिमिटेशन कमीशन अपने साथ ले सकता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपको, उस जगह का, उस एरिया के 2 से 7 एमपी या एमएलए भी इसमें इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। साथ में डिलिमिटेशन की एक बात याद रखना कि डिलिमिटेशन के किसी भी क्वेश्चन पे, नोट करके मैं लिख देता हूं यहां पे, ऑल क्वेश्चंस, किसी ने भी अगर क्वेश्चन किया, ऑल क्वेश्चंस ऑफ डिलिमिटेशन आर सेटल्ड बाय बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भाई, डिलिमिटेशन कमीशन ओनली, यानी ये अगर कोई भी क्वेश्चन करेगा तो जो ये बोलेगा वही माना जाएगा, कैन नॉट बी अपील्ड। याद रखिएगा, किसी भी भारत के कोर्ट में अपील नहीं हो सकती। भारत के किसी भी कोर्ट में डिलिमिटेशन की अपील नहीं की जा सकती, ठीक है। तो अभी तक कितने डिलिमिटेशन बन चुके हैं तो याद रखेंगे, एक 1952 में बना था, एक आपका 1963 में बना था, एक आपका 1973 में बना था, एक आपका 2002 में बना था। और हाल फिलहाल की करंट न्यूज भी देख लेते हैं। करंट नहीं है, अब तो बहुत पुराने हो गया है ये फंड भी। जम्मू एंड कश्मीर जब ब्रेक हुआ तो जम्मू और कश्मीर के डिलिमिटेशन, जम्मू एंड कश्मीर के डिलिमिटेशन को, और साथ में जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट थे जिसमें चेंजेस हुए थे, है ना, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स लाइक असम 4 थे इसमें, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ मणिपुर एंड सिक्किम।
सिक्किम नॉर्थ ईस्ट नहीं, सिक्किम नहीं, नागालैंड भाई, नागालैंड, सिक्किम नहीं है, नागालैंड है। इन दोनों के ही डिलिमिटेशन को करने के लिए 2020 में एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया और इसकी जो है आपकी जो चेयरमैन बनी थी वो आपकी कौन थी, तो सुप्रीम कोर्ट की जज थी रंजना प्रकाश। तो सुप्रीम कोर्ट की जज रंजना प्रकाश जो है आपकी इसकी 2020 के डिलिमिटेशन की वो बनी थी चेयरमैन। अब जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर के प्रोविजंस को समझ लेते हैं थोड़ा सा। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन करके 90 सीट्स तो प्रोवाइड कर दी गई J&K को और 43 सॉरी टोटल तो 90 ही है ना, उसमें 47 सीट्स प्रोवाइड कर दी गई जम्मू एंड कश्मीर में और 43 सीट्स प्रोवाइड जम्मू एंड कश्मीर में। अब दिमाग नहीं काम कर रहा मेरा, सिर्फ कश्मीर को, कश्मीर वैली को, और 43 सीट्स प्रोवाइड कर दी गई जम्मू को। तो ये आपका बाइफर्गेशन कर दिया गया है इसके द्वारा, किसके द्वारा, डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा, ठीक है। अब अगली पावर देख लेते हैं इसकी क्या है, तो इलेक्टोरल रोल बनाना, इलेक्टोरल रोल को फॉर्म करना। तो इलेक्टोरल रोल से कल ही से पढ़े हम लोग,